नया IBN 7 हौसला है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, मैंने हाथ बढ़ाना। 2001 26 जनवरी कच्छ के भूकंप को निकट से देखा है। ये आपदा कितनी भयानक होती है उसकी मैं कल्पना भली भांति कर सकता हूँ। नेपाल पर क्या बीतती होगी, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे नेपाल के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आपके दुख में आपके साथ है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, सबसे पहला काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाना। अभी भी मलबे में दबे हुए कुछ लोग जीवित होंगे, उनको जिंदा निकालना है। हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथ ही हाथ बढ़ाना। और इस मुश्किल घड़ी में वाकई हिंदुस्तान एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज भी निभा रहा है और एक अच्छे साथी होने का फर्ज भी निभा रहा है, और इसीलिए मदद का पूरा भरोसा और पूरा ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने। बहरहाल नेपाल भूकंप के कहर से कर रहा है और विपदा की इस घड़ी में नेपाल की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। किस तरीके से नेपाल पर टूटा ये कहर और कैसे नेपाल इस कहर से उबरने की कोशिश कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को आए भूकंप के बाद नेपाल से पहले चंद लोगों की मौत की खबरें आई और फिर हर बीतते पल के साथ ये आंकड़ा बढ़ता गया। पहले 100, फिर 150, फिर 250, फिर 500, फिर 600, फिर 700 और इसके बाद 1000 और अब 2000 को पार करता हुआ। इससे कई गुना घायल। तबाही की भयावह तस्वीरें शायद कभी ना आ पाई, लेकिन जान माल के नुकसान का आकलन बीते वक्त के साथ होगा। इस दौरान लोग किस हालत में जीने को मजबूर हैं, राहत और बचाव कार्य की किस पैमाने पर जरूरत है, इसे महसूस किया जा सकता है। इस जरूरत और पड़ोसी धर्म को भारत ने फौरन महसूस किया। तभी तो भूकंप से खुद प्रभावित होने के बावजूद पीएम मोदी ने आपात बैठक कर छोटे भाई सरीखे नेपाल की मदद का ऐलान कर दिया। राहत के विमान और हेलीकॉप्टर रवाना होने लगे। एनडीआरएफ की टीमें अपने हुनर से लोगों को बचाने के लिए मुस्तैद हो गई। ऐसा लगा मानो नेपाल ने कहा साथी हाथ बढ़ाना और भारत ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। रविवार को रेडियो के जरिए पीएम मोदी जब देश से मुखातिब हुए तो सबसे पहले उनकी जुबान पर नेपाल ही आया। ये आपदा कितनी भयानक होती है उसकी मैं कल्पना भली भांति कर सकता हूँ। नेपाल पर क्या बीतती होगी, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। नेपाल भारत का पड़ोसी नहीं, दोनों का आपस में रोजी रोटी और शादी ब्याह और खून का रिश्ता भी है। यही वजह है कि नेपाल के दर्द को भारत पराया या पड़ोसी का दर्द नहीं समझता। 125 करोड़ लोग 2 करोड़ 78 लाख लोगों के सुख दुख को अपना समझते हैं। अगर भूकंप नेपाल में आता है तो झटका भारत को लगता है, अगर टीस नेपाल को लगती है तो हुक भारत में भी उठती है। 81 साल बाद नेपाल में आई भारी तबाही के बाद अगर भारत सबसे पहले मददगार बनकर सामने आया तो यूं ही नहीं, नेपाल की तरफ मदद के बड़े हाथ को पड़ोसी देश ने बेहद विनम्रता से स्वीकार भी किया।
भारत सरकार ने फुल अलर्ट करके एनडीआरएफ की टीम, अपने आप के जैसे सैनिक विमान सेवाएं, जो रेस्क्यू टीम्स वगैरह, मेडिकल असिस्टेंस, वो सारा जैसे अपना प्रयास रात भर जैसे आपकी जैसे तैयारी की, जहाज पहुंचा। और सबसे पहला ये भारतीय है कि जो नेपाल में आपकी इस आज की दैवीय विपद में सबसे आगे पहुंचा है। भारतीय सेना संकट काल में मुसीबत के मारों की सबसे बड़ी दोस्त है, ये बात एक बार फिर साबित हुई। भारतीय वायुसेना के विमान खराब मौसम और मुश्किल हालात में आसमान पर मंडराने लगे। भारत की तरफ से राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल में 4 विमान तैनात किए गए। इनमें से एयरफोर्स का C-130J हरकुलिस विमान 3.5 टन राहत सामग्री लेकर एनडीआरएफ की 285 सदस्यीय टीम को लेकर शनिवार शाम काठमांडू पहुंची। राहत और बचाव कार्य के लिए 5 भारतीय हेलीकॉप्टर काठमांडू में और 5 पोखरा में तैनात किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमें राहत बचाव कार्य को अंजाम देने पहुंची। नेपाल के लोगों की मदद के लिए विशेष इंजीनियरिंग टीम भेजने की तैयारी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की मदद के लिए एक 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। हम लोगों ने 3 जगहों में अपनी टीमें बांट रखी हैं। एक बख्तापुर जगह है जहां हमारी 3 टीमें हैं, एक ललितपुर है जहां हमारी 2 टीमें हैं, और काठमांडू वैली में हमारी 2 टीमें कार्यरत हैं। और अभी रात में 15 लोगों को हम लोगों ने सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू करके लाया है। सेना, एनडीआरएफ की टीम अपने स्तर पर काम कर रही है। देश के नागरिक और दूसरी संस्थाएं भी अपने अपने स्तर से नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नेपाल की मदद के लिए कई राज्यों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद की। मध्य प्रदेश ने 5 करोड़ रुपए राहत कोष में जमा किए हैं। एसजीपीसी ने हर दिन 25,000 लोगों के लिए लंगर भेजने का फैसला किया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से लंगर भेजा जा रहा है। भारत से राहत बचाव के लिए आरएसएस का एक दल भी रवाना हुआ है। भूकंप से पहले नेपाल यात्रा पर गए योग गुरु रामदेव ने भी राहत कार्य शुरू कर दिया है। रामदेव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काठमांडू में रक्तदान शिविर लगाया। इस मौके पर रामदेव और बालकेश दोनों ने रक्तदान भी किया। नेपाल की पुकार से पहले ही उसके दर्द को समझकर एक साथी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। दोस्ती का यह हाथ पहले से ज्यादा मजबूत होगा। नेपाल कुदरत के कहर से उबरेगा और भारत की मदद से पुरानी रफ्तार फिर से पकड़ लेगा, ये तय है। काठमांडू से प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो नेपाल की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन मैत्री। और इसी पर बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक के SG मुनि। इसके अलावा मेट्रो हॉस्पिटल के CMD पुरुषोत्तम लाल हमारे साथ हैं। पटना से बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। दिल्ली से मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर OP मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। SG मुनि जी, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी। कहते हैं जब भी पड़ोसी पर विपदा आए तो एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज यही होता है कि वो हर घड़ी में सबसे पहले उसके साथ हो। और आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये बात कही। कल जब भूकंप आया था उसके बाद से ही राहत सामग्री हो या हर तरह की हर संभव मदद भारत ने एक तरीके से शुरू की नेपाल के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रधानमंत्री जब नेपाल गए थे तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी हर ज़रूरत में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि इसकी जो जड़ें हैं, इस दोस्ती की जड़ें हैं, 1950 की मैत्री संधि है भारत और नेपाल के बीच में। उसमें भी साफ कहा गया है कि आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, आपकी असुरक्षा हमारी असुरक्षा है। और इसीलिए जो भारत की वर्तमान सरकार है उसने बहुत मुस्तैदी के साथ में नेपाल की विभस्त प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए जो कुछ कर सकते हैं। और देखिए इसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे आपके हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स पैनल पे हैं, वो बताएंगे। बहुत सारे आयाम हैं। उन सब को एक साथ समेट कर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बात और बता दूं कि दक्षिण एशिया में भारत के पास जो प्राकृतिक विपत्ता से निपटने की सामर्थ्य है वो सबसे अधिक है। और इसीलिए आपको याद होगा पिछली बार हमने पाकिस्तान से भी कहा जब वहाँ पर बाढ़ और भूकंप आया था कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भारत नेपाल के लिए आगे बढ़कर आया है। नेपालियों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है और मैं समझता हूँ अभी तो ये शुरुआत है। देखिए आने वाले 1, 2, 4 दिन ही नहीं, लगभग महीना 2 महीना तक
हमें ये मदद जारी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये इस मदद की जरूरत भी है। और आफ्टर शॉक जिस तरीके से आज भी हमने देखा कि फिर से भूकंप आया और उसके झटके भी न सिर्फ नेपाल में बल्कि हिंदुस्तान के कई इलाकों में फिर से महसूस किए गए हैं। अनिल कुमार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसडी मुनि जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत के पास जो प्राकृतिक आपदा से निपटने की जो सामग्री, जो साजो सामान है, वो सबसे ज्यादा अधिक है दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए, और उसी का एक तरीके से फायदा भारत उठाकर नेपाल को वो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से और मदद की जा सकती है? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि लोगों की जान को बचाना। अभी इतनी बड़ी त्रासदी हुई है जो कि करीब करीब 100 साल 81 साल पहले हुई थी। 1934 का जो भूकंप हुआ था उसका हम लोग उदाहरण अक्सर देते रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि यदि यह भूकंप दोबारा आता है तो किस तरीके की त्रासदी हो सकती है, कितनी ज़्यादा उसमें जान और माल की हानि हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की अभी संभावना है कि वो दबे होंगे। सबसे बड़ी समस्या अभी नेपाल में यह होगी कि पावर और टेलीकम्युनिकेशन डाउन होने से, ऐसे समय में पावर जो है वो सिस्टम पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, उसके कारण टेलीकम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, चाहे वो लैंडलाइन हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो। बिहार में भी कल मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए जो दूर दराज के इलाके हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यहाँ तक कि 200 किलोमीटर, हम समझते हैं कि उतना एरिया इसमें प्रभावित होगा। क्योंकि यदि हम भुज के भूकंप को देखें 2001 में जो हुआ था, तो भुज में एपी सेंटर था और अहमदाबाद जो कि वहाँ से 200 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर 112 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स गिरी थी। तो इसलिए सबसे बड़ी अभी समस्या है कि कितनी एरिया में कितने इलाके हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, उन सब जगहों में सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजना, वहाँ पर लोगों को निकालना, जो लोग इंजर्ड हैं उनको अस्पतालों में ले जाना, उनको प्रॉपर एंड एडिक्वेट मेडिकल केयर देना, हम समझते हैं इमीडिएट ये जरूरी है। और उनके परिवारों को राहत देना, जो लोग बच गए हैं इस त्रासदी से, उनको राहत देना, उनको और तरह की सहायता देना, उनको साइकोलॉजिकल मदद करना, काउंसलिंग करना, ये सारी चीजें जो है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 285 सदस्यों की एक एनडीआरएफ की टीम है। बिल्कुल आऊंगी आपके पास अनिल जी, बिल्कुल वापस आपके पास आऊंगी। 285 एनडीआरएफ की सदस्यों की जो टीम है वो भी वहां पर भेजी गई है। अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कल एक बड़ा भूकंप आया और उसके बाद आज भी लगभग उतनी ही तीव्रता का एक भूकंप आया। ओपी मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, आफ्टर शॉक्स आते हैं लेकिन इतनी बड़ी तीव्रता वाले, और ये क्या माना जाए कि कब तक ऐसा होगा? क्योंकि कई भूवैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि आने वाले एक हफ्ते तक इस तरह के आफ्टर शॉक्स चलते रहेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये आफ्टर शॉक्स जो है किसी भी मेन शॉक के बाद होना एक जो है साइंटिफिक प्रोसेस है, ये होना जरूरी है। और ये जो मेन शॉक के जो मैग्नीट्यूड होते हैं 7.9, उससे कभी भी 1 से लेकर 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होता है ग्रेटर आफ्टर शॉक्स। तो कल जो 6.6 का हमें आफ्टर शॉक्स मिला है, आज 6.9 मिला है, ये करीब 25 घंटा के अंतराल में हुआ है। जनरली हम लोग जो है आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो 48 घंटे के अंदर में सारे आफ्टर शॉक पैटर्न पता लग जाते हैं। तो 25 घंटे के अंदर में हमें 6.6 और 6.9 आफ्टर शॉक्स हुए हैं। इसे पता लगता है कि एनर्जी पैटर्न जो है वो बहुत ही अनइवनली तरीका से रिलीज हो रहा है, क्योंकि इसका रिलीज लेवल जो है 4.5 तक आ गया था और कल तक, और उसके बाद भी धीरे धीरे ये शूट कर गया है। तो बात ये उठती है कि जब सेस्मिक एनर्जी रिलीज होने के बाद जब सेस्मिक वेव प्रोपगेट करता है तो डिफरेंट लेयर से गुजरता है। कहीं कहीं लेयर पर पृथ्वी के नीचे वो कॉम्पिटेंट लेयर मिलता है, कहीं पर बम्प होता है, एस्पिरेटी जोन जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ने में टाइम लगता है। और जितना ही कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर जोन टूटते हैं तो उसकी बम्प होती है, जिसको बोलते हैं कि ये जो है ये शूट है। तो decrease of the magnitude with increase of the number of aftershocks is a natural phenomena। ये quite natural है और इससे पता चलता है कि एनर्जी कैसे रिलीज कर रही है। ओपी मिश्रा तो जी, ये इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं घबराने की आपने कहा जरूरत नहीं, लेकिन घबराहट इसलिए होती है
क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है, 7.9 और 6.9 अगर देखा जाए। क्या आप इसको एक अनयूजुअल आफ्टर शॉक कहेंगे? और क्या आफ्टर शॉक जो तीव्रता होती है भूकंप की उससे भी ज्यादा भी हो सकता है? जरा दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोगों के जहन में अभी भी डर है। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि पहले तीव्रता और मैग्नीट्यूड बैकपक्ता के ऊपर पहले आप लोग ये करिए। तीव्रता इंटेंसिटी है जो कि डिस्टेंस वाइज जो घटता जाता है। वो इंटेंसिटी जो है वो नेपाल में ज्यादा है और इंडिया में आते आते दिल्ली तक आते आते 5 के करीब हुई, इसलिए परसेप्टेबल है, उसको हम जानते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है। तो 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का आफ्टर शॉक 1 मैग्नीट्यूड और 1 से लेकर 1.3 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, उसी रेंज में ये हुआ है। यदि 6.6 यदि पहला यदि आफ्टर शॉक कल हमको मिला था और फिर आज 6.9 मिला, तो ये 1 मैग्नीट्यूड और 1.3 मैग्नीट्यूड लेसर है। तो ये से एनर्जी पैटर्न उसकी रिलीज हो रही है और ये उसी जोन में हुआ है जिसको बोलते हैं जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। जो पहला रप्चर हुआ था उसके बाद का जो रप्चर प्रोपगेशन जो कवर कर लिया 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के पेरीफेरी में, वहीं पर ये शॉक्स हो रहे हैं और इसको बोलते हैं जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ट्रिगर्ड बाय द मेन शॉक रिलीज। सो इट इज द मेन शॉक का ये आफ्टर शॉक्स हैं। तो ऐसे शॉक्स आएंगे और ये चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे जब तक कि स्टेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड अटेंड न हो जाए और डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द मेन शॉक कम न हो जाए। मैं आपको फिर भुज की तरफ ले जाना चाहूंगा। भुज जो है 2001 में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था, उसकी आफ्टर शॉक्स आज भी जारी है। 11 बरस 3 महीना के करीब हो गया है। सॉरी 14 बरस, आई थिंक 14 बरस 3 महीना, और 10,000 के करीब हम आफ्टर शॉक रिकॉर्ड कर चुके हैं, 2.2 मैग्नीट्यूड से लेकर 6 मैग्नीट्यूड के करीब में। तो ये डिपेंड करता है कि बड़ा अर्थक्वेक है तो उसकी एनर्जी कितना दिन कैसे डिसिपेट करेगी, ये प्रिडिक्शन करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये रूल है कि मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ेंगे। जी जी, चलिए ओपी मिश्रा जी वापस लौटूंगी आपके पास। 2 और खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर संदीप वोरा। डॉक्टर संदीप वोरा, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। जब इस तरह के भूकंप आते हैं, सबसे पहले लोगों के जहन में एक घबराहट हो जाती है। भूकंप मतलब कि एक कुछ विनाश होने वाला है। कल हमने देखा, कल भूकंप आया था, घबराहट थी लोगों के चेहरे में, लेकिन रात भर लोग सो नहीं पाए। आज जब दोबारा झटके आए तो जहन में वही चीजें दोबारा से आती हैं और वो घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए ऐसे में लोगों को? देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें समझना कि हमारे को ये क्लियर होना चाहिए कि अगर भूकंप आता है तो उस वक्त हमें क्या करना है। उस वक्त अगर हम पैनिक करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हमको सबको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम घर पे बैठे हैं, ऑफिस में हैं, मॉल में हैं, पिक्चर हॉल में हैं, तो हमने एकदम बाहर जाना है, या जो हमारे को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं अर्थक्वेक मैनेजमेंट, अर्थक्वेक से निकलने के लिए, तो वो उसको फॉलो करना। अगर आपको ये पता होगा कि अगर दिक्कत आ रही है तो आप क्या करना चाहते हैं या करेंगे, तो वो एंग्जाइटी कम हो जाती है। और उसके अलावा र्यूमर्स पर ज्यादा जोर ना डालें, र्यूमर्स को ज्यादा तवज्जो ना दें, और जो रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट के जरिए से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से, उस पर ज्यादा जोर दें। और अपने आप को एक मॉक ड्रिल के तरह ट्राई करके देखिए कि अगर आता है, आफ्टर शॉक्स आते हैं या अर्थक्वेक आता है, तो आपने सड़क पर चले जाना है, मैदान में चले जाना है, घर वालों से डिस्कस करें, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करें। जब आप ये सब चीजें करते हैं तो अंदर से प्रेशर कम हो जाता है। और आपको ये भी समझना है कि आप अकेले नहीं हैं, सबके साथ जो हो रहा है वो सारे लोग आपके साथ हैं। अगर एनसीआर की बात करते हैं, पूरे भारत की करते हैं, तो सबके साथ साइमल्टेनियसली वो प्रॉब्लम है। तो जितना आप इस तरह की चीज को फेस करेंगे, उतना खौफ कम होगा, उतना डर कम होगा। और जितना आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जो लोग वेबसाइट पे जाके सारा तरीका समझ लें कि अगर आपको अपने आप का बचाव कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, तो वो एंग्जाइटी कम होती है। बिल्कुल, एंग्जाइटी काफी ज्यादा हो जाती है। यानी ये पढ़ने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, और जितना आप कूल रहेंगे, खुद को शांत रखेंगे, उतना आप इस तरह की सिचुएशन से अच्छे से निपट पाएंगे। डॉक्टर पुरुषोत्तम, आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर ये भी देखा गया है कि जब भूकंप आता है तो उसके बाद हार्ट अटैक के मामले कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत से जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए, ये भी बताएं जरा। ऐसा है कि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सीवियर एंजाइटी, एक पैनिक सिचुएशन होती है, ब्लड प्रेशर हाई चला जाता है, और उसके साथ साथ पैल्पिटेशन, कार्डियक रिदमिया, वो भी बहुत बढ़ जाते हैं। और उस सिचुएशन में जो एक पैनिक सिचुएशन, सीवियर जो सदमा लगता है, उससे
हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ये जो प्रॉब्लम ये नहीं है कि एट द सेम टाइम ये आने वाले 2-4 दिन में भी जो हार्ट अटैक की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो सबसे जो हमें इस चीज़ के लिए ख्याल रखना चाहिए कि अपने आप को कूल रखना चाहिए, एंजाइटी को दूर करके, और जो मेडिसिन्स हैं पर्टिकुलरली बीटा ब्लॉकर जो कि एक एंजाइटी को दूर करते हैं और हार्ट की रफ्तार को भी ठीक करते हैं, वो अवश्य लेने चाहिए। और उसके साथ साथ अपने डॉक्टर को भी कॉल करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो हार्ट अटैक है, यस, इनकी जो जिस तरीके से डॉक्टर संदीप भी बता रहे थे, कोशिश ये की जाए कि खुद को कूल रखा जाए। बिल्कुल। और परिवार को भी ऐसे में चाहिए कि इस तरह की बातचीत होती रहे कि अगर भूकंप आता है तो हमें पहले से क्या कुछ करना है। लोगों को आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, ऑपरेशन मैत्री, यही हमारा आज का मुद्दा। और क्योंकि ये ऑपरेशन मैत्री भारत की तरफ से चला गया, बहरहाल बता दें कि नेपाल में भूकंप से तबाही पर IBN-7 लगातार नजर बनाए हुए है। ये भी बता दें कि पल पल की खबर हमारे तमाम संवाददाता दे रहे हैं। IBN-7 संवाददाता प्रभाकर कुमार पोखरा में मौजूद हैं और शिवानी शिमजोंग काठमांडू में मौजूद है। दोनों हमें लगातार पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे तमाम संवाददाता किस तरीके से राहत सामग्री और मदद यहां से पहुंचाई जा रही है उसके बारे में लगातार अपडेट दे रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ भी मौजूद हैं। SG मुनि जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि ये जो रिश्ता है भारत और नेपाल का, हम इस रिश्ते में ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ स्टेट्स का रिश्ता है, लोगों का आपस में रिश्ता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिनके रिश्तेदार वहां पर हैं। BSNL ने टेलीकॉम की दरें कम की इसलिए ताकि हम वहां से संवाद कर सके, बातचीत कर सके। बाबा रामदेव ने मना कर दिया, मैं हिंदुस्तान नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर रहकर लोगों की मदद करूंगा। यानी ये बॉन्डिंग दिखाती है एक तरीके से कि किस तरीके से हम न सिर्फ पड़ोसी हैं बल्कि ये बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो भारत के पड़ोसी हैं उसमें नेपाल से अधिक घनिष्ठ पड़ोसी और कोई है ही नहीं। सीमा खुली है हमारी, जैसा आपने कहा कि रोटी बेटी के रिश्ते हैं, शादियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, एक जगह से लोग दूसरी जगह जाके बसे हुए हैं। हज़ारों लाखों नेपाली हिंदुस्तान में रहते हैं जो चिंतित है कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से उनकी मदद दी जाए। जैसे आपने टेलीफोन का जिक्र किया, तो ये जो मैत्री का ऑपरेशन है, ऑपरेशन मैत्री है, साथ ही हाथ बढ़ाना, दोनों को मिलाइए। ऑपरेशन मैत्री तो सिर्फ राज्य के स्तर पर आप देख सकती हैं, लेकिन ये राज्य के स्तर से बहुत परे हैं और सामाजिक स्तर पर, एक आम आदमी के स्तर पर सब के सब इस बात की निगाह लगाए बैठे हैं कि नेपाल को कितनी मदद चाहिए, कितनी मदद हम पहुंचा सकते हैं। हर एक का, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत बार आता जाता रहता हूं, मन ये करता है कि मुझे वहां होना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, कर नहीं सकते। यानी लगता नहीं कि वो दूसरा मुल्क है, ऐसा लगता है अपने लोग हैं और अपनों की मदद के लिए हम आगे जाएं। मैं ये कहूंगा कि मुल्क दूसरा है क्योंकि उनकी स्वाधीनता को हम कोई आंच नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इतनी घनिष्ठता है और इतना अपनापन है जितना और किसी के साथ हमारा नहीं है, और इसीलिए पुरजोर मदद हमको देनी चाहिए और मैं समझता हूं हम दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, और इसीलिए ऑपरेशन मैत्री, और जिस तरीके से मुनि साहब ने कहा कि साथी हाथ बढ़ाना, जो साथी हमारे वहां पर हैं वो इंतजार इधर से कर रहे हैं मदद का, और यहाँ से कोई कमी न रह जाए उसका भी पूरा बंदोबस्त किया गया है, पूरी मदद यहाँ से भी दी जा रही है। ओपी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी मिश्रा जी, आपसे मैं कुछ क्योंकि आप भूवैज्ञानिक हैं, थोड़ा टेक्निकली समझना चाहूंगी और सरल शब्दों में, ताकि आम जनता भी इसको समझ सके। घबराहट लोगों के जहन में बहुत है, लोगों के जहन में ये भी है कि दोबारा एक आफ्टर शॉक आया नेपाल में तो और बहुत सारा है, रात भर लोग सो नहीं पाते हैं। किस तरीके से वो इस सिचुएशन को लें, और अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या माना जाए अभी आने वाले एक हफ्ते में किस तरह की स्थिति रहेगी? जिस तरह से ये अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है 7.9, इसकी रिलीज ऑफ एनर्जी इतनी जल्दी नहीं होगी, ये अभी चलती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि वहाँ के मकान जर्जर स्थिति में हैं और उसका मैग्नीट्यूड यदि इवन ही 5.5 के लगभग होते हैं सैल्वो डेप्थ का, तो डैमेज होने की संभावना है। आपने देखा होगा कि जो कल जो है पशुपतिनाथ के मंदिर में हमारी कुछ नहीं हुई थी, लेकिन आज 6.9 होने के बाद कुछ
क्षति हुई है, उसी तरह से जो जितने आफ्टर शॉक के सेकिंग होंगे वो रीइंफोर्स कर देते हैं क्रैक्स को और फर्दर जो है डैमेज होने लगते हैं। तो पब्लिक को ये एहतियात बरतनी पड़ेगी कि जो बिल्डिंग डैमेज हो चुके हैं, जिसमें क्रैक्ड है, जिसमें उससे दूर रहे। और ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है और जितने फास्ट प्रोसेस आफ्टर शॉक्स के रिलीज होते जाएंगे, ये काफी उसके लिए हीलिंग इफेक्ट है, एडजस्टमेंट है लेयर का, वो होता रहेगा। जी जी। डॉक्टर संदीप वोरा, लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, कहीं ना कहीं लोगों को, बहुत से लोग ऐसे, क्योंकि मैं खुद मिली, आपने देखा होगा कि दिल्ली तक में असर इतना ज्यादा हुआ, आस पड़ोस के तमाम लोग ये कह रहे थे कि रात भर हम सो नहीं पाए, कई अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैल रही हैं, अरे रात को तो इतने झटके आए आपने महसूस नहीं किए। तो लोगों के जहन में एक तरीके से डर है। उन लोगों के लिए बताइए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा होता है, वहां पर वो झटके महसूस भी बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा डर का माहौल और खौफ, सबसे ज्यादा एंग्जाइटी लोगों में वहां देखी जाती है। देखिए, ह्यूमन नेचर है, सबसे पहली चीज होती है हमारी साइकी के लिए सेफ्टी, लाइफ की सेफ्टी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सब के लिए जरूरी है, चाहे दिल्ली में हो चाहे पूरे भारत में हो, हमें समझना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हमको क्या करना है, पहली चीज। उसके अलावा कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, या ऑलरेडी पहले से ही एंग्शियस या डिप्रेशन उनके अंदर होता है, तो वो लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको ये चीजें ज्यादा पिंच करती हैं या उनके ऊपर ये लोड ज्यादा आता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि इस तरह के केसेस में अगर उनको लगता है कि वो इन सब चीजों करने के बावजूद, जैसे उन्होंने समझ लिया कि अगर दिक्कत आती है तो क्या करना है, जो हाई राइज बिल्डिंग में है उनके लिए बहुत जरूरी है समझना कि वो किस तरीके से वापस बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था पेपर में कि ये भी है कि इतनी लंबी सीढ़ियां नहीं है, अगर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अगर कुछ दिल्ली में हो तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना चाहिए, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सबको मिलकर एक परमानेंट, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाना चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसा इंसिडेंट यहां हो तो हमारे पास सेफ्टी के लिए हमारे पास पूरे विकल्प होने चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस चीज से परेशान हैं, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उनको घबराहट, बेचैनी, इस तरह की चीजें हैं, तो दो तरीके होते हैं, एक होता है काउंसलिंग और दूसरा होता है मेडिसिन, जो कि अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलकर वो उसका सलाह लेकर उसका सेवन कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर पुरुषोत्तम, इसी को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके साथ एक तरीके से जुड़ी हुई बात। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है फोबिया, और मेरे ख्याल से ये राइट वर्ड होगा, फोबिया। हाँ, डर लगना, डर और वो डर एक ऐसी चीज़ है जिससे जब हम हार्ट की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई जाता है, उसके साथ साथ धड़कन बढ़ जाती है, और जो बॉर्डर लाइन केस होते हैं कि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं ये आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी है, तो वो एकदम स्पैज्म में जाती है और इवन सडन हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी बन जाता है कि हमें कूल रखना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, और एक दूसरे की हेल्प से चलना चाहिए। और यहाँ तक ये वार्निंग्स हम टीवी पर देखते हैं उनका अच्छी तरह हमें सुनना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन सबसे जो इसमें बेहतर तरीका है टू कंट्रोल, तो सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज़ जहाँ तक भी है कि ये जो शॉक है, फोबिया है, ये कई दिन चलता रहता है, पर्टिकुलरली हार्ट पेशेंट में। जो पुरानी स्टडीज़ भी हुई हैं बाहर, पहले बहुत ये अर्थक्वेक्स आए हैं, तो वहाँ एक एक हफ्ते बाद भी जो अटैक की संभावना वो बढ़ जाती है। इसलिए प्रॉपर मेडिसिन का प्रयोग करना और एट द सेम टाइम इवन स्मॉल डोज ऑफ ट्रैंकुलाइजर लाइक वो भी लेने का कोई डर नहीं होता ऐसी सिचुएशन। जी, अनिल कुमार सिन्हा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, ये बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वाइस चेयरमैन है। आपसे जानना चाहूंगी अनिल जी, हालांकि आपने बताया कि बहुत अभी वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां पर अभी पहुंचा भी नहीं गया है, पहुंचना थोड़ा मुश्किल भी है, वहां पर वक्त लगेगा, समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से मदद भारत की तरफ से की जा रही है, क्या लगता है अब आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, उसका असर भी कहीं ना कहीं वहां पर पड़ रहा होगा, दिख रहा होगा, तो इसके बाद पहला कदम क्या होना चाहिए अब आगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है, जैसा हमने बताया, एक तरफ तो जितनी जल्दी भारत भी इस चीज़ में मदद करेगा, या जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं
बहुत सी हैं, सैटेलाइट वगैरह का, इसमें सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग करने का उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे कि ये पता लगाना चाहिए इमीडिएटली। NRSC है, हम लोग के यहाँ इसरो वगैरह है, इन सब की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि और कितने एरियाज़ हैं जो अफेक्टेड हैं, और उसके बाद उन सब जगहों में हम अपनी टीम से भेज सकते हैं, राहत के और टीम्स इत्यादि जो हैं वो जा सकती हैं। लेकिन मैं बिहार के अनुभव से, चूँकि बिहार में भी 15 से 17 ज़िले इसमें कल से प्रभावित हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने अखबारों में देखा कि एक कॉलेज में जहाँ पर शायद कोई मीटिंग या एग्जामिनेशन चल रहा था, तो उसमें 10 लड़के बच्चे हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर से कूद रहे हैं बाहर। और तो ये इस तरीके का जो पैनिक है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। एक दूसरा हम लोगों ने फ़ोटो देखा जिसमें कि सीढ़ी जो है उसका रेलिंग और सीढ़ी पूरा का पूरा डैमेज हो गया है, पूरा रेलिंग गिर गया है। तो इसीलिए लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे में अगर तो आप नीचे के मंजिल में हैं तो आप बाहर निकल जाइए घरों से, और निकल करके ऐसे ओपन स्पेस में चले जाइए जहाँ पर बगल में कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं हो, कोई बिजली का पोल, टावर या बड़ा पेड़ वगैरह नहीं हो। और अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी, चलती हुई गाड़ी में हैं तो रोक करके तब आप उससे बाहर निकल करके आप ये देख लीजिए कि क्या सिचुएशन है इस तरीके से। और अगर आप अपनी बिल्डिंग में किसी हायर फ्लोर पर हैं तब अपने को शांत रख करके और क्या डूज एंड डोंट्स है वो समझते हुए उस हिसाब से बिहेव करने की ज़रूरत है। ये बिहेवियर पैटर्न बहुत ज़रूरी है। हम इसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहेंगे। डिजास्टर पर्सनैलिटीज़ होते हैं, विच मीन्स द वे ह्यूमन बींग्स रिएक्ट। और ये कहा जाता है कि 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है। पहला पर्सनैलिटी टाइप होता है जिसमें लोग फ्रीज कर जाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली दोनों फ्रीज कर जाते हैं। तो वो देख रहे हैं कि सामने में कुछ हो रहा है बट दे आर अनेबल टू रिएक्ट, देयरफॉर दे सफर, दे गेट इंजर्ड, दे कैन गेट किल्ड। सेकेंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी उन लोगों की है हु ओवर रिएक्ट एंड पैनिक, यू नो, एंड देयरफॉर दे जंप फ्रॉम वेरी हाई फ्लोर्स, दे कैच होल्ड ऑफ देयर पार्टनर्स हैंड्स and they jump from 5th, 6th, even 30th floors, and which is, you know, what is going to be the result. But fortunately, and I say it again, fortunately, there is a third personality type, which is of those people who know what to do and they also know how to do. How to do is very important. What to do is knowledge. लेकिन अगर आप मॉक ड्रिल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिहर्सल, अगर आप डिस्कशन करते रहे हैं, घरों में बच्चों के साथ आप डक होल्ड कवर करते रहे हैं, बच्चों को दिखाते रहे हैं कि कैसे ऐसे समय में एक कोने में चले जाइए, एक वो डोर के फ्रेम के नीचे चले जाए। आज जब हुआ तो हम लोग ऑफिस में करीब 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ हम लोग ये कर देते, मेरे ख्याल से इस तरह की मॉक ड्रिल्स कई बार कई ऑफिसेज में आजकल होती भी हैं। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी आपके पास सेना साहब। ओपी मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत अहम सवाल है, अब सभी लोग जो चर्चा में एक चीज निकल कर आ रही है वो ये कि डरे नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं करें और सोच समझकर कूल माइंड से आप कोई भी कदम आगे उठाएं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिनके जहन में ये भी सवाल उठते होंगे, आखिर क्या भूकंप कभी भी आ सकता है, क्यों आता है, क्या करना चाहिए, सारे सवाल ऐसे जो आपके जहन में होंगे, ये सब आपको बताएंगे। तो ऑपरेशन मैत्री, साथी हाथ बढ़ाना, इसी पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से भारत नेपाल की मदद कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, एसडी मुनी साहब अभी हमें बता ही रहे थे, उन पर हम बात करें। उससे पहले ओपी मिश्रा जी, मैं आपसे आम जनता के लिए सरल शब्दों में एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है कि लोग घबरा बहुत जाते हैं, पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि भूकंप है क्या, क्योंकि पूरी डिटेल्स नहीं पता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जरा सा अगर आप बता सकें। देखिए, मैं एक पहले कोट करना चाहूंगा कि जब सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद उसी के टाइम में हम लोगों ने एक पेपर निकाला था कि आफ्टर शॉक मॉनिटरिंग एंटीडोट टू पब्लिक पैनिक। पब्लिक पैनिक और आफ्टर शॉक का इंफॉर्मेशन देना ये एंटीडोट है। अर्थक्वेक जो है वो हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ है। जिस तरह से कि मनुष्य का हार्ट अटैक होता है जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर काफी हाई हो जाता है तो हार्ट जो है कोलैप्स होता है, उसमें मैसिव हार्ट अटैक होता है, माइनर हार्ट अटैक होता है, मॉडरेट हार्ट अटैक होता है। उसी तरह से अर्थ का यदि स्ट्रेस बिल्डअप
रॉक के स्ट्रेस बिल्डअप बढ़ते बढ़ते जब उस रॉक के शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है तो रॉक टूट जाता है, कोलैप्स होता है। और वही है मैग्नीट्यूड, जितना ही मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसको कोलैप्स कहते हैं, उसको हार्ट अटैक कहते हैं अर्थ का। तो यहाँ पर जो है अब जब कोई भी चीज टूटती है तो वो अपना ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहती है। तो 7.9 अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड होने के जो सेस्मिक एनर्जी रिलीज हुआ और उसके तहत जो रॉक के लेयर्स ऊपर और नीचे हुए, वो रॉक के लेयर्स जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने की वो प्रचेष्टा करती है। उसी आने के अंतराल में छोटे छोटे जो है शेकिंग हो रहे हैं। तो इस शेकिंग के होने से पता लगता है कि भी किस तरह से कितना फास्ट आ रहे हैं, कितना ये आ रहे हैं, कितना, और उस प्रोसेस में आफ्टर शॉक के सीक्वेंस चलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर पब्लिक को ये बताना है कि इसको बड़ी ही बारीकी ढंग से रिलेशंस को समझें कि ये किस तरह से कितना नंबर ऑफ आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और ये आफ्टर शॉक्स जितने ही ज्यादा होंगे उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। जैसे मैं बताऊं कि यदि 5 अर्थक्वेक यदि 10 हो रहे हैं, 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक 10 हो रहे हैं, तो 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक 100 होंगे, 3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक 1000 होंगे, और इससे जो है एनर्जी पैटर्न रिलीज होगा। तो लोगों में जो दहशत है, दहशत को इस तरह से दूर किया जाए कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आफ्टर शॉक हो रहा है, ये गुड सिग्नेचर है, जिसको वॉच करते रहिए, एहतियात बरतिए, और ये जो है ये हीलिंग हो रहा है और हीलिंग होगा, जो कि अंडमान निकोबार के टाइम में भी काफी काम किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल ए पीपल, इट इज ए स्ट्रक्चर व्हिच किल्स ए पीपल। कहने का मतलब है कि बहुत से खराब स्ट्रक्चर जो सेस्मिक इंटेंसिटी जोन के करीब है, वहां पर वो देखा गया कि वो नहीं डैमेज हो रहा है, लेकिन बहुत से अच्छा बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो अभी हमारे बताए थे अनिल साहब ने कि वो जाके उसकी डैमेज हुई। तो इसका मतलब सॉइल प्रॉपर्टी इम्प्लीफिकेशन जो है एक बहुत बड़ा ये है। तो जो स्ट्रक्चर बने हैं उस स्ट्रक्चर के नीचे का फाउंडेशन क्या है, उसकी सॉइल एम्प्लीफिकेशन कैसी होगी, ये तो अभी जो पुराना बिल्डिंग है उसको जानना मुश्किल है। इसलिए कहने नई बिल्डिंग्स में तमाम मानकों का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। माफ कीजिएगा वक्त की कमी। ओपी मिश्रा जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया है हमारे दर्शकों को। तमाम खास मेहमान आप भी हमारे साथ जुड़े। बड़ी बात यही है कि पैनिक क्रिएट नहीं करें, घबराएं नहीं, अच्छे से पढ़ें, चर्चा करें, सबसे परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें कि अगर भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जितना कम पैनिक होगा उतने ही आसानी से आप उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे। बहरहाल अगर कोई आपका अपना नेपाल में फंसा हुआ है तो आप हमें उनकी तस्वीर भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं editor@ibinKhabar.com पर। आप ट्वीट करके भी अपनी तस्वीर भेज सकते हैं, अपने परिजन की तस्वीर हमें भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @IBN खबर, और इस पर आप हमें भेजिए। IBN 7 पर नेपाल में भूकंप की कवरेज लगातार जारी है। आपके परिजनों को मिलवाने में हम आपकी मदद करेंगे।